साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति पर परिचर्चा करेंगे। यह समझेंगे कि यह क्या है, इसमें क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और साथ ही राज्यपाल एवं राष्ट्रपति कि क्षमादान की जो शक्ति है उसमें क्या अंतर है। साथ ही बीच में मैं आपको बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। एक ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत सारे सुधार हुए रहते हैं। पहले मान के चलिए कि 72वां संविधान संशोधन में कुछ सुधार किया गया, 74वां में कुछ सुधार किया गया, 76वीं में कुछ सुधार की गई। मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीज़ों से अलग जो वर्तमान परिस्थिति है या जो वर्तमान संवैधानिक स्थिति है उसी को आपको बताते चलूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को समाहित करने से कभी कभी ये होता है कि जो वो प्रारंभिक स्तर के बच्चे होते हैं या बहुत सारे लोगों को ऐसे भी कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो जाती है कि भाई पहले ये थी, अभी ये है, पहले ये थी। और परीक्षाओं में बहुधा जो प्रश्न ही पूछे जाते हैं जो वर्तमान में स्थिति है, तो जो वर्तमान स्थिति है उसको ही मैं साथ लेकर चलूँगा। साथ ही जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं पूर्ववर्ती नियम को भी बताते चलूँगा। तो सबसे पहले देखिए, ये आखिर ये क्षमादान की शक्ति क्यों प्रदान की गई। माननीय राष्ट्रपति को, भारतीय संविधान में माननीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत जो न्यायिक शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत वो किसी भी व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर देते हैं, आखिर वो क्यों प्राप्त। सबसे बड़ी सवाल ये उत्पन्न होती है कि जब न्यायालय ने न्याय के आधार पर, न्याय के गुण अवगुण के आधार पर फैसला सुना दिया तो आखिर राष्ट्रपति क्यों क्षमा कर देंगे। बहुधा बार परीक्षाओं में आपसे मेंस में परीक्षाएं पूछ सकते हैं, साथ ही जब इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि भाई आखिर ये क्यों। तो वर्तमान में इसका एक सीधा सा एक कंसेप्ट ये है कि वर्तमान में जितने भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं या जहाँ पर भी ये संविधान चल रही है, संविधान के अधीन सरकारें चल रही हैं, वहाँ पे सर्वोच्च व्यक्ति को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त दिए गए हैं, अधिकार प्राप्त हैं। अब कहीं पे कुछ आगे, कहीं पे कुछ पीछे करके ये सब चीज़ें समाहित की गई हैं। इसके पीछे कारण ये है कि कोई भी प्रक्रिया जिसमें मानवीय मूल्य, मानवीय मस्तिष्क और मानवीय गुण अवगुण लगा हुआ है, कोई भी प्रक्रिया वो मानवीय भूल से रहित नहीं हो सकती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, संविधान निर्माताओं ने कैसे सोचा होगा। कोई भी प्रक्रिया, याद रखिए, कोई भी प्रक्रिया 1000 आदमी बैठ के भी फैसला करे या एक आदमी फैसला करे, 1000 आदमी सोच कर करे या एक आदमी 10 आदमी सोच के करे, माना यह जाता है कि जहाँ पे मानवीय मस्तिष्क लगे हुए हैं, जहाँ पे मानव बैठ करके गुणागुण के आधार पर फैसला कर रहे हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार के भूल से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि जिस समय और जिन परिस्थितियों में ये सब कार्य यानी कि न्याय निर्णय किए जा रहे हों, उस समय कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आ पाई होंगी जो अब या जो राष्ट्रपति हैं या जो भी संविधान के सर्वोच्च व्यक्ति हैं वो उसको पकड़ सकते हैं या देख सकते हैं। मान चलिए कि उन्हें लगता है कि नहीं प्रक्रिया सारी सही है तो नहीं क्षमादान नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको समाहित करना जरूरी है और उनका जो मत है वो पूरे न्याय निर्णय के क्षेत्र से अलग हो सकता है और फिर वो निर्णय दे सकते हैं। तो इसके पीछे मूल कारण यही है कि कोई भी जो प्रक्रिया है वो भूल रहित नहीं हो सकती। साथ ही आपने एक कथा सुनी होगी या एक कथा मैं सुना देता हूँ। बचपन में हमने पढ़ी थी कि एक बार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 2 महिलाएं झगड़ते हुए आई। दो महिलाएं, उनके हाथ में एक अबोध बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। दोनों महिलाएं ये कह रही थी कि बच्चा मेरा है, एक महिला ने कहा बच्चा मेरा है। पहले मामला जो लोअर कोर्ट था वहाँ गया, उसके बाद ऊपर तक गया, मंत्रियों के पास गया, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं कर पाया। अब उस दौर में डीएनए टेस्ट तो था नहीं कि कर सकते थे। अंतिम में जो विक्रमादित्य थे उनके पास ही मामला गया। बहुत अद्भुत मामला था, पूरा दरबार लग गया कि भाई राजा क्या करते हैं। और जो राजा थे वो भारतीय इतिहास में आप जो कथाएं हैं उनमें पढ़ेंगे सबसे न्यायप्रिय राजाओं में उनकी गिनती की जाती है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, बच्चे को बीच में रखो, एक तलवार लाओ और उसे काट दो।
काट के आधा बच्चा जो है एक महिला को दे दो, आधा बच्चा दूसरे महिला को दे दो। अब सभा सन्न रह गई। तो इतने में एक महिला जो है वो रोने लगी, बोले लगी एक काम कीजिए, बच्चा को मारिए नहीं, जो बच्चा है पूरा बच्चा उस दूसरे महिला को दे दीजिए, हमको ये बच्चा नहीं चाहिए। निर्णय हो गया। कोई अपनी माँ अपने बच्चे को कटते हुए नहीं देख सकती। तो उस माँ ने सोचा कि भाई ये बच्चा यदि कट जाएगा तो मेरा बच्चा है, मारा जाएगा, छोड़ दो, जीवित रहेगा, उसी के पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जीवित तो रहेगा। राजा ने तुरंत बोला कि जो महिला चुप रही, जो महिला ने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और जो महिला ने ये कहा कि बच्चे को कटने मत दीजिए, ये असली माँ है, उसी को बच्चा सुपुर्द कर दीजिए। ये एक कथा है, एक कहानी है। सत्यता कितनी है, असत्यता कितनी है, ये इससे परे आप सोचिए। यहाँ पे क्या हुआ? न्याय हुआ। किसके द्वारा हुआ? राजा के द्वारा हुआ। किस शक्ति के अधीन हुआ? एक कार्यकारी शक्ति के अधीन हुआ। राजा के पास शक्ति थी न्याय को उचित ठहराने की, बच्चे को काट देने की, और साथ ही राजा जो था इसके लिए सर्वोच्च व्यक्ति था। याद रखिए, नीचे किसी से भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन जब राजा के पास गई तो उसने ये आदेश दिया कि बच्चे को काट के दोनों को दे दिया जाए, और निर्णय 2 मिनट में। अब आपके दिमाग में समाहित हो सकती है कि जब न्याय के पीछे शक्ति लगी होती है तो न्याय बहुत जल्दी और तुरंत हो जाती है। पूरा जो कंसेप्ट है इसी आधार पे। हालांकि हमारे यहाँ न्याय अनुच्छेद 50 के तहत जो है दिया गया है कि न्याय कार्यपालिका से अलग होगी, और हमारे यहाँ जो न्याय होती है माननीय कोर्ट को करने का अधिकार है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो माननीय कोर्ट जो न्याय करते हैं वो उपलब्ध साक्ष्यों, अपराध, अपराध की प्रवृत्ति, उसकी वृत्ति, और साथ ही अपराध में लिप्त मतलब अपराधी और जिन पर ये अपराध गुजरा सभी के गुणावगुण के आधार पर फैसला करते हैं। लेकिन जब ये मामला माननीय राष्ट्रपति के पास जाता है तो फिर उसको बहुआयामी दृष्टि से इसको देखते हैं, और इसी के आधार पे वो अपना कोई फैसला सुनाते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछता है। याद रखिए, परीक्षाओं में आपसे दंत कहानियाँ नहीं पूछेगा, परीक्षाओं में इतनी बातें नहीं पूछेगी। परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे तो एक व्यापक समझ रखेंगे, व्यापक समझ। और व्यापक समझ जो है वो किताबों में लिखी रहती हैं, हम आप पढ़ने से चूक जाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? क्षमादान। याद रखिए, ये दान है, अधिकार नहीं। अधिकार यह है कि आप राष्ट्रपति से अपील कर सकते हैं, राष्ट्रपति का मन होगा देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, और उनके इस मन पे आपकी कोई क्या कह सकते हैं प्रतिबंध नहीं है कि नहीं आप हमको सुना ही दीजिए क्या करना है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे, जाओ। ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसीलिए इसे हमने हिंदी में क्या लिखा? क्षमादान। ये दान है, दान देने वाले की इच्छा के ऊपर, मांगने वाले तो सब पहुंच जाएंगे, लेकिन देने वाले की इच्छा के ऊपर, वो देगा या नहीं देगा, ये उसके मन के ऊपर। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा भारतीय जो इतिहास में मतलब स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में सबसे ज़्यादा क्षमादान किन्होंने दी है? सबसे ज़्यादा क्षमादान माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने दी, सबसे ज़्यादा। 30 से ऊपर व्यक्तियों के जो वो थे उन्होंने क्या कहते हैं मृत्युदंड को माफ़ किया था। तो देखिए, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। देखिए, मैंने सीधा सीधा शब्दों को जो है वो कुछ मानक किताबों से उठा करके उन्हें संक्षेप करके लिख दिया। आप इन शब्दों को पकड़े, सीधा सीधा देखते रहें। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को क्षमा प्रदान कर सकते हैं जिन्हें निम्न में से किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। याद रखिए कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत ही किसी को क्षमादान प्रदान करते हैं। जब परीक्षाओं में पूछ ले कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति समाहित है अनुच्छेद 72 में, और वहाँ पे 3 शर्तें। याद रखिए, राष्ट्रपति जो क्षमादान प्रदान करेंगे उसमें 3 शर्तें, 3 ही शर्त। पहला क्या है? संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए, अर्थात कोई जो अपराध हुआ है, संघीय विधि का उल्लंघन हुआ है, संघीय विधि के अनुसार माननीय कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसी के विरुद्ध अपील जो होगी उस पर वो अपना फैसला सुनाएंगे। दूसरा, सैन्य न्यायालय के दिए दंड में, सैन्य न्यायालय अर्थात सेना में जो न्यायालय होता है उसमें कोई दंड हो गई, बहुत वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दंड दिए जाते हैं। तो सैन्य न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति से अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान के लिए अपील कर सकता है।
तीसरा क्या है, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, अर्थात किसी भी मामले में संघ विधि हो, राज्य विधि हो, या क्या कहते हैं, या अन्य कोई ऐसी विधि जिसके तहत उनको मृत्युदंड प्रदान कर दिया गया, तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति किसी पर क्षमा लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मैं फिर से आपको समाहित कर देता हूँ, बता देता हूँ कि क्षमादान, ये क्षमादान है। न्यायालय में क्या है कि न्यायालय आपकी अधिकारिता है, न्यायालय में आप जा सकते हैं, जाएंगे ही, और न्यायालय को न्याय करना ही पड़ेगा। याद रखिए, वो न्याय है, वहाँ पे लोग बैठ के न्याय करते हैं। यहाँ पे ये क्षमादान है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्षमादान कर ही देंगे। तो तीन चीज़ें, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, मैंने तीन ही चीज़ लिखे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सीधी है। यदि कोई मामला संघीय विधि के विरुद्ध हो, उस पर हो, सैन्य न्यायालय हो, या दंड जो है मृत्युदंड के रूप में हो, तो इस आधार पे, इन तीनों के आधार पे राष्ट्रपति क्षमादान प्रदान कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति की यह शक्ति न्यायपालिका की शक्ति से स्वतंत्र एक कार्यकारी शक्ति है। याद रखिए, राष्ट्रपति की जो शक्ति है यह न्यायपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका से स्वतंत्र होने का मतलब हुआ कि इस पे न्यायालय कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। न्यायालय नहीं कह सकते हैं कि भाई हमने किसी को मृत्युदंड दिया तो आपने क्षमा क्यों कर दी, ये उससे स्वतंत्र है। और साथ ही न्याय के गुना अवगुण से ये अलग। न्याय में क्या होता है, मतलब कोर्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, अपने अपने सबूत, अपने अपने कागजात, अपनी अपनी बातें, अपने अपने तर्क सब पेश करते हैं, और न्यायालय उन सारे चीज़ों को विचार करते हुए कोई ना कोई फैसला सुनाते हैं। याद रखिए, भारत में क्या है, विधि का शासन। यदि कोई विधि उल्लंघन हुई है तो आपको शास्ति मिलेगी, आपको दंड मिलेगा, और न्यायालय इसी सिद्धांत पे कार्य करते रहती है। लेकिन जब राष्ट्रपति के पास मामला जाता है तो राष्ट्रपति के पास ये जीरा आप नहीं करेंगे, वहाँ न्याय नहीं होता, वहाँ दान होता है। तो वहाँ जीरा आप नहीं करने जाएंगे कि सर देखिए हमने ऐसा किया था, वहाँ नहीं। जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, जो उपलब्ध कागज़ हैं, जो उपलब्ध बातें हैं, उसको राष्ट्रपति अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर वो फैसला सुनाते हैं। तो हमने एक शॉर्ट में लिखा है कि राष्ट्रपति की यह शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र एक कार्यकारी शक्ति है। परीक्षाओं में जो ग्रुप बी के परीक्षा होते हैं, पीसीएस के जो परीक्षा होते हैं, उसमें यही सब चीज़ें पूछती है कि क्या राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दो मूलाधारों पर आधारित है। हाँ देखिए, अब मैंने शुरू में ही बताया था कि आखिर इसका मूलाधार क्या है। आखिर सवाल उत्पन्न हो सकता है कि जब माननीय कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बैठी हुई है, वहाँ से जब आदमी को सजाएं सुना जाती हैं, तो फिर ये राष्ट्रपति के पास जाने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है? कहीं ये समय का, संसाधन का दुरुपयोग तो नहीं है? नहीं। न्याय जो होता है किसी भी देश का, किसी भी संस्था का, किसी भी सिस्टम का सबसे मूल आधार होता है। आपने पढ़ा होगा कि मुगलिया सल्तनत में कैसे जहांगीर जो थे वो न्याय का जंजीर लगवाए थे। न्याय किसी, इसके अलावा किसी भी धर्म में जाएंगे, न्याय सबसे मूल चीज़ को माना गया है। न्याय करना ये सबसे बड़ी बात होती है और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। यदि आपको देश चलाना है, देश को सुचारू ढंग से चलाना है, तो आपको न्याय के लिए एक विस्तृत क्षेत्र और साथ ही बड़ा दिमाग रखना ही पड़ेगा। यदि नहीं रखेंगे तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आप अपने देश के चारों ओर के विधि व्यवस्था को देख सकते हैं कि कैसे न्याय जो है जहाँ थोड़ा सा भी प्रभावित होता है तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो प्रदान की गई है भारतीय संविधान में, राष्ट्रपति को जो क्षमा शक्ति प्रदान की गई है दो मूल आधारों पर। पहला क्या है, विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारना। अर्थात जो विधि उसका जो प्रयोग हुआ, मान के चलिए कोर्ट के पास मामला है, कोर्ट ने सारे मामलों को देखा, हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से कोई ना कोई चीज़ छूट गई हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माननीय कोर्ट से छूट गई, ये विधि कह रहा है, ये संविधान कह रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें समाहित नहीं हो पाई होंगी। तो इस आधार पे राष्ट्रपति उसको मूल्यांकन करेंगे। दूसरा क्या है, यदि उनकी नज़र में दंड का स्वरूप कुछ ज़्यादा कड़ा, अर्थात राष्ट्रपति को लगता है कि भाई ठीक है, इन्होंने विधि का उल्लंघन किया और ये जो उल्लंघन हुआ उसके आधार पर दंड मिला, लेकिन लगता है कि नहीं दंड कुछ ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए भी राष्ट्रपति सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन दो मूलाधारों पर याद रखिए, ये दो ही मूलाधार। पहला
क्या है? पहला ये है कि लगता है कि विधि के प्रयोग में कहीं न कहीं कुछ सूक्ष्मता से गलती रह गई है या उसको सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि दंड कुछ ज़्यादा हो गया, परीक्षाओं में जब पूछे ध्यान रखिए, यही दो मूलाधार। इसी दो मूलाधारों के आधार पे राष्ट्रपति क्षमादान की जो शक्ति है उसको प्रयोग में लाते हैं या उनको ये शक्ति प्रदान की गई। अब देखिए, एक और पॉइंट है, राष्ट्रपति क्षमादान या दया याचिका पर विचार करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य करेगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, एकदम सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही दया याचिका को देखेंगे और उसके सलाह को मानेंगे। लेकिन क्या मानेंगे? पूरी तरह से मानेंगे? तो हाँ, पूरी तरह से मानेंगे। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो भी उन्हें सलाह देगा उस मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन उनके लिए एक रक्षोपाय रखा गया। रक्षोपाय ये रखा गया है कि जब मंत्रिमंडल ने बोला कि हाँ आप इस पर यह फैसला ले सकते हैं, तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए फिर लौटा सकते हैं। याद रखिए, राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास लौटा सकते हैं। यदि मंत्रिमंडल ने उस पर विचार किया तो ठीक है, नहीं विचार किया और उसे भी लौटा दिया, तब भी राष्ट्रपति के पास फिर कोई अधिकार नहीं है और वो इसके लिए बाध्य हैं कि उस पर फैसला लेंगे और वही फैसला लेंगे जो मंत्रिमंडल ने उन्हें सलाह दी। ध्यान है, समझ लें। यानी कि राष्ट्रपति एक बार के अलावे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्य हैं। याद रखिए, राष्ट्रपति इस पूरे सिस्टम में न्यायपालिका के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर की चीज़ है, लेकिन मंत्रिमंडल के सलाह मानने के लिए बाध्य हैं और एक बार वो लौटा सकते हैं। तो ये है इनका मोटा मोटी पूरा एक क्या कह सकते हैं संवैधानिक स्थिति। अब देखते हैं कि आखिर ये क्षमादान कौन कौन है, कहाँ से आ गए, किस प्रकार के होते हैं और क्या इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सजाओं को, किस किस प्रकार की सजाओं को कैसे कैसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि आखिर ये सजाएं आई कहाँ से, सजाएं क्यों दी जाती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सज़ा है वो आईपीसी के धाराओं के तहत दी जाती है। आईपीसी के जो किताब है उसके खंड 3 में धारा 53 से 75 तक इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया। मूल जो किताब थी या मूल जो स्थिति थी उस समय 6 प्रकार के दंड का वर्णन किया गया था। 6 प्रकार के दंड क्यों दिए जाते हैं? दंड सुधार के लिए दिए जाते हैं और साथ ही दंड डराने के लिए रखे जाते हैं कि भाई आप कोई गलती करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी और व्यक्ति थोड़ा सा डरता है कि हम ये सब चीज़ें न करें। हालांकि व्यक्ति के मन में जो डर होती है किसी भी अपराध के प्रति, ये 2 रूपों में होती है। पहला नैतिक, जिसे आप धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कह सकते हैं। दूसरा संवैधानिक या राजनीतिक। राजनीतिक जो होता है उसके पीछे शक्ति समाहित होती है, सत्ता की शक्ति समाहित होती है, लेकिन जो नैतिक होते हैं उसमें समाज की एक सामाजिक शक्ति समाहित होती है। समाज में, धर्म में जैसे बताया जाता है चोरी न करे, दारू न पिए, लेकिन कौन मानता है? पिएगा, करेगा, बहुत होगा तो क्या समाज में होता है, अरे फलना ऐसे है, ऐसे, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो संवैधानिक स्थिति होती है उसमें जो दंड होता है उसको लागू करने की शक्ति प्रदान की जाती है, कार्यकारी शक्ति होती है जिस पर दंड को रखा जाता है और दंड आपको प्रदान ही किया जाएगा। तो ये जो है उस नैतिक शक्ति से अलग और ज़्यादा प्रभावी होती है। मान के चलिए हत्या करना किसी भी धर्म में अपराध माना गया, लेकिन धर्म के लिए हत्या करना बहुत सारे जगहों पे बोला जाता है नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हत्या तो हत्या है। वही चीज़ जब संविधान में आएंगे तो संविधान में आप किसी की हत्या धर्म के आधार पे, नैतिकता के आधार पे, अपने किसी सामाजिक मूल्यों के आधार पे नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, जब आप करेंगे तो आपको दंड दी जाएगी और यही चीज़ जो है वो दोनों में अलग होती है। तो यहाँ पे जब हमारे यहाँ न्याय निर्णय के लिए आईपीसी की धाराएं बनाई गई तो उस समय 6 प्रकार के दंड थे, जिसमें से एक दंड देश निकाला जो था वो 1949 में हटा दिया गया। पहले देश निकाला भी था, यानी अंग्रेज जो थे वो किसी को देश से निकाल देते थे, जाओ यहाँ से, वो सब चीज़ें हटा दी गई। सुना होगा आपने काला पानी वाली स्थिति, तो हटा दी गई। और अभी वर्तमान में 5 प्रकार के दंड हैं और उन्हीं 5 प्रकार के दंड को राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत
अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए परिवर्तित या बदल सकते हैं। कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है क्षमा, पार्डन। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति को पूर्ण क्षमा प्रदान की जाती है। पूर्ण क्षमा का मतलब हो गया कि व्यक्ति को पहले वाली स्थिति में ला दी जाती है, अर्थात अब जब मतलब राष्ट्रपति के पास मामला गया और राष्ट्रपति ने पूर्ण क्षमा कर दिया तो उसके बाद व्यक्ति पहले वाली स्थिति में आ जाएगा, अर्थात न अब उस पर कोई अपराध है, न अपराध का कोई दोष सिद्धि है और न किसी विधि के उल्लंघन में वो अपराधी है, अर्थात वो पहले वाली स्थिति में आ गया। देखिए, जब कोई अपराध होता है तो अपराध हुआ तो किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन हुआ तभी अपराध माना जाएगा। मान के चलिए कि हमने मन में सोचा कि हम किसी व्यक्ति की हत्या कर देंगे, लेकिन हमने मन में सोचा, हत्या तो किया नहीं, लेकिन जब हम हत्या कर देंगे तो सोचा हुआ नहीं, वो कृत्य हो गया। तो जब कृत्य किसी विधि का उल्लंघन होगा तभी माना जाएगा कि वो अपराध हुआ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पार्डन में पूरी तरह से, यानी कि अपराध और अपराध के जो विधि उल्लंघन हुआ दोनों से उसको विमुक्त कर दिया जाता है, दोनों से उसे हटा लिया जाता है और व्यक्ति को पहले वाली स्थिति में ला दिया जाता है। जब आपसे परीक्षाओं में ये पूछे कि निम्न में से किसमें व्यक्ति को पहले वाली स्थिति में ला दिया जाता है तो याद रखिएगा, किसमें? क्षमा में, पूर्ण क्षमा, पार्डन में। पार्डन में क्या होता है कि व्यक्ति को अपराध और विधि के उल्लंघन दोनों के लिए छोड़ दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। देखिए, इतना बताने का मकसद ये है कि परीक्षाओं में आजकल थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछ लेते हैं। आप जब कंफ्यूज रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें, तो फिर वहाँ पे आपसे दिक्कत होने लगेगी। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब हो गया कि इसमें दंड का स्वरूप बदल दिया जाता है। अब स्वरूप क्या होता है? दंड जब दिया जाता है तो बहुत तरह से दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई ठीक है, आप जेल जाएंगे लेकिन सश्रम कारावास में रहेंगे। आप समझ रहे हैं? सश्रम कारावास में रहेंगे, साधारण कारावास नहीं, सश्रम, यानी कि जेल में जाएंगे, पत्थर तोड़ेंगे, चक्की पीसेंगे, इस तरह की चीज़ें सुने हैं, तो वो चीज़ है। तो उसमें क्या होता है कि उसको बदल दिया जाता है। इसके अलावा मान के चलिए कि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। सश्रम कारावास है तो उसे साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा, अर्थात दंड का जो स्वरूप है उसको बदल दिया जाता है। किसमें? लघुकरण में। लघुकरण का मतलब ही हुआ कि दंड का जो स्वरूप है उसको हम बदल दिए, अवधि कम नहीं किए, स्वरूप बदल दिए, दंड वही रहेगा। तीसरा है परिहार। परिहार यानी कि रेमिशन। रेमिशन का मतलब हुआ दंड की अवधि करना, अर्थात जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि निम्न में से किसमें दंड की अवधि को कम किया जाता है तो परिहार में। परिहार का मतलब हो गया कि उसको दंड की अवधि को कम कर दिया जाए। मान के चलिए कि किसी को 10 साल सजा दी गई है तो उसको 5 साल कर दिया जाएगा, किसी को 20 साल सजा दी गई है तो उसको 10 साल किया जाएगा। याद रखिए, इसमें स्वरूप परिवर्तित नहीं हुई, सिर्फ अवधि कम कर दी गई है। मान के चलिए कि हमें 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी गई है तो होगा कि ठीक है, आप 5 साल सश्रम कारावास में रहिए, 2 साल सश्रम कारावास में रहिए, और ये जो स्थिति होगी वो किस में होगी? परिहार में। फिर से देख लेंगे, क्षमा, पूरी तरह से क्षमा, पहले वाली स्थिति में ला दिया जाएगा। और परीक्षाओं में यही चीज आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस में व्यक्ति को पहले वाली स्थिति में लाया जाएगा तो यह है क्षमा। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण, इसमें दंड का स्वरूप बदल दिया जाता है, यानी कि पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा परिहार। परिहार का मतलब हो गया दंड की अवधि को कम करना। अवधि मतलब उसका जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया गया। तीसरा है विराम। विराम का मतलब हो गया क्या चीज? दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थिति में बदलना। ये देखिए, ये एक अलग सा मामला। मान के चलिए कि किसी को सजा दी गई है, कोई भी सजा दी गई है और उसके साथ विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि यही उदाहरण आपको सब जगह मिलेगा कि गर्भ के समय महिला की सजा को बदलना। अब देखिए, विशेष परिस्थिति का मतलब विशेष परिस्थिति, इसको उदाहरण यही है कि कोई महिला को सजा दी गई है और वो गर्भावस्था में और उसे बहुत कड़ी सजा दे दी गई है, तो वो महिला अपील कर सकती है कि भाई मेरे पेट में एक बच्चा है और हमें कुछ रियायत दी जाए, तो राष्ट्रपति उस स्थिति में रियायत दे सकते हैं। हालांकि ये विशेष परिस्थिति समझाने के लिए हर जगह आपको ये चीज़ मिलेगी और हमने भी ये चीज़ लिखा है। विशेष परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखें, कुछ भी हो सकती है, और उस विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति उसके सजा को कुछ इस स्थिति में ला सकते हैं ताकि वो सजा को भोग सके, उपयोग कर सके। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि भाई कोई महिला जब गर्भावस्था में है तो इस स्थिति को क्यों उत्पन्न किया गया, क्यों रखा गया? तो इसके पीछे कारण ये है कि उसके पेट में जो बच्चा है उसने तो अपराध किया नहीं, अपराध तो उसके माँ ने किया है या उसके पिता ने किया है, तो उसको ये सजा नहीं दी जाएगी। कभी कभी ये होता है कि कोई परिवार
मान के चलिए हमें कोई सज़ा दी गई और हमारे परिवार के भरण पालन पोषण के लिए कोई नहीं है, हालांकि हमने जिसके साथ अपराध किया उसका भी कोई नहीं हो सकता, लेकिन हमने अपील किया कि भाई हमारे साथ इस तरह के किसी कृत्य होने से, इस तरह के किसी अपराध में जो सज़ा मिली है उसके होने से हमारे परिवार पर निम्न प्रकार की विपत्ति हो सकती है या ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो उस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति कोई निर्णय ले सकते हैं। याद रखिए, उस निर्णय पर हम बाध्य नहीं, फिर से बोल दे रहा हूँ। तो उस जो सजा होगी वो विराम अवस्था में आएगी, ठीक है। और ये जो विराम अवस्था होगी वो किसी न किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए आएगी। तीसरा है प्रविलंबन। प्रविलंबन यानी कि एक क्या कह सकते हैं उसको, सजा को कुछ दिन के लिए रोक लगा देना। ये जो मामला है मुख्यतः मृत्यु दंड के मामले में आती है। किस में आती है? मृत्यु दंड के मामले में आते हैं। प्रविलंबन का जो मामला है वो मृत्यु दंड के मामले में आते हैं। इसमें प्रावधान ये रखा गया है कि सजा को अस्थायी समय के लिए रोक देना। अब इसको ध्यान रखिए, मान के चलिए कि हमें या किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा प्रदान कर दी गई है। अब व्यक्ति ये चाहता है कि वो हम राष्ट्रपति के पास जाएं, राष्ट्रपति उसके निर्णय में समय लगा रहे हैं या समय लग रहा है या प्रक्रिया में कुछ समय लग रहा है और उसके फांसी देने का जो समय है नज़दीक आ चुका है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि भाई ठहरो, थोड़ा इसको वेट करो, उसके बाद इस पर निर्णय करेंगे। तो राष्ट्रपति इस आधार पर भी उस पर अस्थायी समय के लिए रोक लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, इसमें सज़ा चेंज नहीं की जा रही है, सज़ा बदली नहीं जा रही है, कुछ भी नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सज़ा को अस्थायी समय के लिए रोका जा रहा है। क्या चीज़ किया जा रहा है? अस्थायी समय के लिए रोका जा रहा है। और ये जो प्रविलंबन का मामला होता है, प्रविलंबन का जो मामला होता है वो मुख्यतः सजाए मौत में यानी कि फांसी की सजा में ही होती है। अब देखिए, फिर से मैं बता दूं, पहला क्या है? क्षमा। परीक्षाओं में देखिए, ध्यान रखिए, बताने का मूल मकसद यही है कि ताकि कंफ्यूजन हो। क्षमा पहले वाली स्थिति में ला देना, पूरी तरह से सारी चीज़ को हटा लेना। लघुकरण, लघुकरण का मतलब स्वरूप को बदल दिया। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, कठोर कारावास को साधारण कारावास। परिहार, परिहार का मतलब हो गया दंड की अवधि को कम करना। परीक्षाओं में पूछ ले कि भाई निम्न में से किस में राष्ट्रपति दंड की अवधि को कम कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शन दे देगा, तो याद रखिएगा परिहार। विराम, विराम कहा जाता है विशेष परिस्थिति में किसी दोषी पर, जो दोषी है उसके सजा को विराम लगाना या उसके स्थिति को अवलोकन करना। तीसरा प्रविलंबन, प्रविलंबन का मतलब हो गया अस्थायी रोक लगाना। याद रखिए, इसमें कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, कुछ अलग नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ समय के लिए उसको अस्थायी रोक लगा दिया गया ताकि उसे एक समय मिले और न्याय को थोड़ा सा एक बृहत रूप में देखा जाए। तो ये 5 प्रकार की चीज़ों को राष्ट्रपति देखते हैं। अब है कि राष्ट्रपति कैसे इस पर निर्णय करेंगे, अर्थात वो प्रक्रिया क्या होगी, तो हम प्रक्रिया को भी देखते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया को। देखिए, प्रक्रिया इसलिए देखेंगे कि आपको ये मोटा मोटी समझ में आनी चाहिए कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए क्यों बाध्य है या क्यों ऐसा बाध्य किया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से मामला टहलते घूमते नया निर्णय होते हुए मामला राष्ट्रपति के पास गया। अब राष्ट्रपति के पास तो जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, जो संसाधन हैं, वो तो अलग अलग बटे हुए हैं। तो राष्ट्रपति तो ऐसा नहीं है कि घर पर बैठेंगे और एक बार फाइल उलट के देख लेंगे, भाई इसका ऐसा ऐसा है तो इसके लिए ऐसा किया जाए, नहीं। देखिए, इस तरह के जो मामले होते हैं वो रेयर एंड रेयर में चले जाते हैं। साथ ही सत्ता, संसद और संविधान के प्रति लोगों का जो भाव है, प्रभाव है, बना रहे, इसलिए ये सब अधिकारें या इस सब चीज़ें, बातें जो हैं वो समाहित की गई है ताकि लोगों को ये न लगे, किसी को भी अपराध हो या अपराधी हो या अपराध न करने, किसी को भी ये न लगे कि हमारे साथ अन्याय होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सब चीज़ें रखी गई हैं और ये सब मामले जो हैं वो उठाए जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि कोर्ट जो होती है वो उपलब्ध साक्ष्य, अपराध, अपराध की प्रवृत्ति, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करते हैं। लेकिन कभी कभी मामले जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। मेरा इशारा जो है वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर है। कुछ मामले जो होते हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर चले जाते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को फांसी देने से किसी खास क्षेत्र में कुछ ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी, या
न देने से ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि आप कह सकते हैं कि भाई इस तरह की जो बातें जब आएंगी, समाहित होंगी, तो कहीं ना कहीं ये तो संविधान को या राष्ट्रपति के जो स्थिति है उसको बंधक बनाने की है। नहीं, बंधक बनाने की नहीं, गुना अवगुण के आधार पर, संपूर्ण राष्ट्र के फायदे और नुकसान के आधार पर राष्ट्रपति कोई भी निर्णय ले सकती है, मंत्रिमंडल कोई भी निर्णय ले सकती है। हालांकि इन सब चीज़ों में मेरा एक भाव है, आप अन्य जो शिक्षक पढ़ेंगे उनसे आप अन्य चीज़ों को भी देख सकते हैं या अन्य चीज़ें भी आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अधीन कार्य को करते हैं। और प्रक्रिया क्या है इसको एक नज़र से देख लेते हैं, और प्रक्रिया में प्रश्न कैसे पूछेगा वो भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या है, व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जो है वो मामले को कैबिनेट की सलाह के लिए क्षमा याचिका को गृह मंत्रालय को भेजता है। अर्थात जो मामला है कैबिनेट के पास जाएगा, कैबिनेट उसे गृह मंत्रालय को प्रेषित कर देगा। ठीक है, नियम क्या है कि राष्ट्रपति क्षमादान के लिए, अर्थात अनुच्छेद 72 में जो 5 प्रकार की स्थितियों में वो क्षमादान करेंगे, किसी भी स्टेप पर कदम उठाने के लिए वो कैबिनेट के पास भेजेंगे। कैबिनेट उस मामले को गृह मंत्रालय के पास भेज देगा, गृह मंत्रालय उसे संबंधित राज्य सरकार को भेजती है। अर्थात मामला बिहार का है, यानी बिहार का कोई व्यक्ति है तो बिहार को जाएगा। मामला मध्य प्रदेश का है, व्यक्ति मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश जाएगा। केरला का है केरला जाएगा, मणिपुर का है मणिपुर जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश जाएगा। अर्थात जिस भी राज्य का मामला है, जिस भी राज्य का व्यक्ति है, वो मामला उसी राज्य में जाएगा। कौन भेजेगा? गृह मंत्रालय भेजेगा। और गृह मंत्रालय उस राज्य से आने वाले रिपोर्ट के आधार पर एक समग्र रिपोर्ट बनाएगी और उस समग्र रिपोर्ट फिर मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के पास जाएगी और कैबिनेट उसे फिर राष्ट्रपति को सलाह देगी। अर्थात गृह मंत्रालय और साथ ही संबंधित राज्य सरकार के जो रिपोर्ट है, इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल अपनी सलाह राष्ट्रपति को देती है। अर्थात जब आपसे परीक्षाओं में पूछे कि क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में प्राप्त किसी भी अधिकार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, तो नहीं, स्वतंत्र नहीं है, मंत्रिमंडल की सलाह माननी पड़ेगी। और मंत्रिमंडल क्या बैठ के सलाह दे देगी कि भाई प्रधानमंत्री जी बैठे, 2-4 मंत्री बैठे, सलाह दे दिए? नहीं, मामला गृह मंत्रालय के पास जाएगा और गृह मंत्रालय वो मामला संबंधित राज्य सरकार को भेजेगी और गृह मंत्रालय साथ ही संबंधित राज्य सरकार के रिपोर्ट को, ये सरकारें अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पे मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देगी और फिर राष्ट्रपति उस पर कोई फैसला लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो सलाह है वो बाध्यकारी है, हमने लिख रखा है, कहीं पे आपको कन्फ्यूजन न हो। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए बाध्य है, अर्थात उस अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग करने के लिए राष्ट्रपति क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य है और अनुच्छेद 74(1) के तहत एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये हमने लिख दिया ताकि ध्यान रहे। परीक्षाओं में अब कैसे पूछेगा कि क्या अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग करने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र हैं? नहीं, वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है। ध्यान रखिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है, अर्थात न्यायपालिका से वो सलाह नहीं लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल से सलाह लेना ही पड़ेगा। और मंत्रिमंडल गृह मंत्रालय और साथ ही संबंधित राज्य के जो रिपोर्ट है उसी के आधार पे कोई फैसला राष्ट्रपति को देने के लिए सुझाव देगी। और राष्ट्रपति एक बार अनुच्छेद 74(1) के तहत एक बार मंत्रालय को लौटा सकते हैं कि भाई इस पर ऐसा ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा ऐसा पुनर्विचार किया जाए। लेकिन यदि मंत्रालय मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो राष्ट्रपति को निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो ये है उसकी समूची प्रक्रिया। प्रक्रियाओं से प्रश्न पूछा जाता है, पूछ देगा तो घबराइएगा नहीं, पूरी तरह से समझिएगा। पहला मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को भेजेंगे, मंत्रिमंडल से मामला गृह मंत्रालय के पास जाएगा, गृह मंत्रालय से संबंधित राज्य के आधार पर और गृह मंत्रालय संबंधित राज्य के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट जो है वो सलाह के लिए सलाह देगी और उसी के आधार पर राष्ट्रपति फैसला देंगे। और राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को, मंत्रिमंडल को लौटा सकते हैं, कैबिनेट को लौटा सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि दोबारा फिर उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो न्यायपालिका के पहुंच से बाहर ही रहती है। हालांकि
न्यायपालिका के पास मामला जा सकता है। किन स्थितियों में जा सकता है उसके आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ये जो क्या कहते हैं अनुच्छेद 72 के तहत जो क्षमादान की जो प्रक्रिया है उसमें न्यायालय कहीं पे नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल है। अब देखते हैं इसकी अन्य प्रमुख बातें जो बाद में लाई गई और साथ ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखते हैं इससे संबंधित अन्य प्रमुख बातों को। हालांकि ये जो अन्य प्रमुख बातें हैं वो माननीय न्यायालय ने समय समय पर रखे हैं। और एक विवाद हुआ था केहर सिंह का मामला, केहर सिंह बनाम भारत संघ का मामला था, 1989 में आया था। बात संविधान सभा पर उठ गई थी, साथ ही अनुच्छेद 72 पर भी था। हालांकि उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे माननीय कोर्ट ने कुछ फैसले सुनाए। बाद में मारूराम का केस आया, उसमें भी माननीय कोर्ट ने फैसले सुनाए। कालांतर में राष्ट्रपति 2012 में जब राष्ट्रपति जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जब लोगों को फांसी की सजा माफ़ की, तब भी मामला कोर्ट के पास चला गया, कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो इन सभी मामलों को रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तथ्य बनाए हैं जो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, कोई समझने की जरूरत नहीं। जो परीक्षाओं में पूछता है मैं सीधा उसी मामले पर आते हुए आपको ये बता दूं कि इन सभी मामलों में, ये 2-3 मामलों में माननीय कोर्ट ने कुछ तथ्य निर्धारित किए हैं और वही तथ्य के आधार पर वर्तमान में राष्ट्रपति फैसला लेते हैं। तथ्य क्या क्या है कि दया याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। अर्थात जो भी व्यक्ति दया याचिका दायर करेगा वो राष्ट्रपति से मौखिक रूप से जिरह नहीं करेगा। मैंने आपको पहले ही प्रक्रिया बताई कि कैबिनेट के पास जाएगा, कैबिनेट गृह मंत्रालय के द्वारा संबंधित राज्य भेजेगी और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट सलाह देती है और राष्ट्रपति फैसला करते हैं। इसमें कहीं पर भी व्यक्ति समाहित नहीं है, अर्थात व्यक्ति मौखिक जिरह नहीं कर सकता है जैसे कोर्ट में होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति संपूर्ण साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है और साथ ही उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। हमने बीच में बताया कि मामला कभी कभी कहता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है, तो उस स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए माननीय जो राष्ट्रपति हैं वो माननीय कोर्ट से अलग राय रख सकते हैं। हालांकि वो मेरा मत है, आप अन्य मत को भी समाहित कर सकते हैं। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति अपने आदेश को बताने के लिए बाध्य नहीं, अर्थात राष्ट्रपति जो आदेश देंगे उसको बताने के लिए बाध्य नहीं है। और ये चीज़ जो मामला होता है वो उनके पद और गोपनीयता की शपथ में समाहित होती है। बात समझ रहे हैं। राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा कर दिया है, किसी को क्षमा नहीं किया, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि भाई आपने हमको क्षमा क्यों नहीं किया या आपने फलाना को क्षमा क्यों कर दिया। न्यायालय इसको बताने के लिए राष्ट्रपति जो है इसको बताने के लिए बाध्य नहीं है। और ये चीज़ें कहाँ हैं, उनकी पद और गोपनीयता की शपथ में आती है। देखिए एक छोटी सी कहानी आपको इसमें बता देता हूँ। जब शाह आयोग बैठा और माननीय इंदिरा गांधी जो थी उनको कटघरे में जब खड़ा किया गया तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपने किस मूल्यों के आधार पे, आपने किन सूचनाओं के आधार पे, आपने किस समझ के आधार पे देश में ये जो क्या थे इमरजेंसी लागू कर दी। माननीय इंदिरा गांधी ने बोला कि मैं इसको बताने के लिए बाध्य नहीं। तो शाह आयोग जो था उन्होंने पूछा कि भाई आप जब नहीं बताएंगे तो इसके लिए आप पर सज़ा निर्धारित होगी, आपको बताना पड़ेगा। तब उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं, पद और गोपनीयता की शपथ मैंने संविधान के प्रति ली है और संवैधानिक पद पर रहते हुए मैंने जो भी कृत्य किए हैं उसको बताने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। और यही चीज़ जो होती है वो उस पद और गोपनीयता की शपथ में समाहित होती है। सत्ता पर बैठे हुए लोग अपने किसी भी कृत्य के लिए सीधे सीधे जवाबदेह नहीं होते हैं। उनकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ भावना दुर्भावना पर तैयार हो सकती है, तय हो सकती है, कृत्य के लिए जिम्मेवार नहीं। ध्यान। अगला है अनुच्छेद 72 के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श या अन्य कोई दिशा निर्देश लेने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रपति इस मामले में अनुच्छेद 72 के तहत जो क्षमादान की शक्ति है इस मामले में न्यायालय से कोई दिशा निर्देश लेने के लिए बाध्य नहीं है, और लेकिन वो कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। यहाँ पे न्यायालय पूरी तरह से बाहर है, कैबिनेट पूरी तरह से अंदर है। अगला क्या है, यह न्यायिक समीक्षा से बाहर है परंतु दुर्भावना या विवेक रहित होने पर न्यायालय में प्रसंगत हो सकता है। देखिए सीधा सा पहला मामला है कि न्यायिक समीक्षा से बाहर है।
हमने किसको माफ़ किया, हमने किसको माफ़ नहीं किया, इसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। लेकिन यदि वो माफ़ी कुछ अलग दिखे, यदि वो माफ़ी लगे कि नहीं अरे भाई ये तो गलत है, तो न्यायालय में प्रश्नगत हो सकता है। अब चूंकि न्यायालय में क्यों जाएगा, न्यायालय में इसलिए जाएगा कि यहाँ पे सारा मामला जो होता है वो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से संबंधित होता है, तो उसमें कहीं कोई राजनीति तो नहीं घुसी हुई है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको जानबूझ के किया जा रहा है। तो इस आधार पर फिर मामला राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। प्रतिभा दिव्य सिंह के समय में यही चीज़ हुआ था। भारत के महान्यायवादी से पूछा गया कि भाई क्या आप कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो कर सकती है। तो कितना कर सकती हैं, क्यों कर सकती हैं, तो उन्होंने बोला कि जो क्या कहते हैं भारत सरकार के जो वकील थे, उन्होंने बोला कि ये निर्णय न्यायालय ही कर सकती है कि वो सही है कि गलत है कि सही है। तो न्यायालय ने बोला कि नहीं, देखिए कोई भी जो मामला है वो बहुत ही विचारवान होती है और उन मामलों को विचार करने के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाए। अर्थात यदि कोई मामला, वर्तमान स्थिति, इतना कहानी सुनाने का मतलब ये होता है ताकि आपको इंटरेस्ट रहे, ये ध्यान रखिए कोई भी मामला यदि भावना दुर्भावना के आधार पर है, विवेक रहित है, वो उसमें प्रक्रिया निश्चित नहीं अपनाई गई है, तो मामला न्यायालय में प्रश्नगत हो सकते हैं। लेकिन साधारणतः यह न्यायिक समीक्षा के परिधि से बाहर होता है। न्यायिक समीक्षा की परिधि से क्या होता है, बाहर होता है, परंतु दुर्भावना या विवेक रहित होने पर न्यायालय में प्रश्नगत हो सकता है। देखिए पहले तो यही था कि वो न्यायिक समीक्षा से बाहर होगा, जो राष्ट्रपति बोल दिया उससे सही हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में न्यायालय की अधिकारिता प्रभावित हो रही थी। भाई अब जो कोई बोल देगा तो सही हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि कोई एक अपने देश में सुप्रीम हो गया। हमारे यहाँ सुप्रीम कोई नहीं है, सबका अपना कार्य क्षेत्र है और सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का स्थिति रखती है। माननीय न्यायालय ने बोला कि नहीं ठीक है, न्यायिक समीक्षा से बाहर है, लेकिन आपने कोई जो काम किया है वो दुर्भावना के आधार पर है, विवेक रहित है, या किसी निश्चित प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है, तो उस आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत हो सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट है कि जब क्षमादान एक बार लौटा दिया जाता तो फिर पुनः याचिका दायर नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी एक व्यक्ति की क्षमादान याचिका को लौटा दिया गया तो फिर पुनः वो व्यक्ति दोबारा याचिका दायर नहीं करेगा। ये थी इसकी प्रमुख बातें। अब लास्ट में आपको बता दूं कि ये जो क्षमादान है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर है। देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि सैन्य मामले के जो दंड होते हैं उसे राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते। सैन्य मामले को क्या हो सकता है, राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते। इसके अलावा राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको बदल सकते हैं, रोक सकते हैं। मृत्यु दंड को सिर्फ क्षमा नहीं कर सकते हैं, बाकी वो सब कृत राष्ट्रपति जैसा ही करेंगे। इसके अलावा राज्यपाल जो है राज्य विधि के मामले में ही अपने चीज़ों को समाहित करेंगे और जो राष्ट्रपति हैं वो संघ विधि के मामले में होते हैं। समवर्ती विधि के मामले में दोनों की जो स्थिति होती है वो बराबर होती है। समझ गए। राष्ट्रपति और राज्यपाल में जो सबसे मुख्य अंतर होता है कि वो सैनिक न्यायालय के जो मामले हैं, सैनिक न्यायालय के जो दंड है उसमें कोई भी हस्तक्षेप राज्यपाल नहीं करेंगे, परंतु राष्ट्रपति करेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।